प्रिय साथियों, आज का विषय है मन क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। आचार्य गोयनका जी इसी परिभाषा के अंतर्गत कहते हैं कि जो सोचता है वह मन है। सोच विचार का सारा काम मन से होता है और इसमें भला बुरा दोनों सोच विचार हो सकते हैं। गलत सोचे तो नुकसान और ठीक ढंग से विचार करें तो कल्याण होता है। चिंतन मनन करना चित्त का स्वभाव है। मन में जो कुछ जागता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे विचार कहते हैं। बिना मन के विचार नहीं होता। भारत की पुरानी ध्यान साधना परंपरा में मन को चित्त कहा जाता था। चित्त जो जागता है उसे चेतना कहते हैं, यानी चित्त की चेतना को चेतना कहते हैं। लेकिन आज चेतना शब्द का अर्थ ही बदलकर बिगड़ गया है। मन और मस्तिष्क में अंतर है, यानी माइंड का सेंटर ब्रेन नहीं है। यह तो पूरे शरीर के अंगों की छोटी इकाई, कोशिका से भी छोटा, अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित है। मन सभी जगह है। शरीर के कण कण में जहाँ जीवन है वहाँ मन भी है। मन चित्त या चेतना कोई पदार्थ नहीं है, जबकि ब्रेन मटेरियल है। मन को छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। मन शरीर के अलग अलग हो जाए तो वहाँ जीवन नहीं होता है, फिर निर्वाण बुद्धत्व की अवस्था होती है। जब मन जीवन है, दोनों मिले जुले रहते हैं और मृत्यु के समय दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ब्रेन शरीर का एक अंग है, इसलिए अन्य अंगों व कणों की तरह ब्रेन में भी माइंड रहता है। इसलिए सिर्फ ब्रेन पर ही ध्यान देने से साधना की पूर्ति नहीं होती है। मन और मानसिक गतिविधि किसी चीज़ का स्वयं अनुभव करना है। जैसे क्रोध आना और उसकी अनुभूत होना एक ही समय में घटित होता है। मन कोई खाली जगह नहीं है और न ही ब्रेन के किसी भाग का हिस्सा है। इसलिए क्रोध या अन्य किसी को विकार पैदा करने के लिए मन रूपी मशीन के क्रोध का बटन नहीं दबाना पड़ता। सामान्य भाषा में चित्त या मन कोई फैसला करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब बुद्धि का मैं भाव के रूप में प्रयोग होता है तो उसे अहंकार कहते हैं। माइंड और ब्रेन यानी मन और मस्तिष्क दो अलग अलग बातें हैं। इसे कंप्यूटर के उदाहरण से समझ सकते हैं। ब्रेन हमारे बॉडी का एक अंग है। बॉडी को हार्डवेयर तथा मन को सॉफ्टवेयर समझें। ब्रेन यानी ह्यूमन बॉडी की खोपड़ी में फिट एक बायो कंप्यूटर मन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 अवचेतन मन, नंबर 3 विशुद्ध या बेहोश मन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है और बहुत कम लोग ही इसका पूरा प्रयोग कर अलग अलग क्षेत्र में सफल होते हैं। ये तीनों प्रकार समुद्र में तैरती हुई बर्फ की एक विशाल चट्टान की तरह है, जिसे आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग को पानी पर तैरते हुए हमें यह एहसास होता है कि बर्फ पानी पर तैर रहा है और उसका साइज भी लगभग उतना ही है जितना हमें दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखाई देने वाला भाग तो आइसबर्ग का सिर्फ 10% ही है, बाकी 90% तो समुद्र के भीतर गहराई तक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि चेतन जागृत कॉन्शियस माइंड अपने वर्तमान में दैनिक जीवन में जो भी सोच विचार करते हैं वह हमारे कुल माइंड का सिर्फ 10% ही होता है। उस आइसबर्ग के ऊपरी भाग की तरह एक्टिव माइंड की कॉन्शियस माइंड होता है। दिन भर सुख दुख, नेगेटिव पॉजिटिव, लॉजिक, कोई डिजीज लेना आदि हजारों विचार सभी कॉन्शियस माइंड के द्वारा किए जाते हैं। कॉन्शियस माइंड तभी तक एक्टिव रहता है जब हम जागते रहते हैं और सोने के बाद नींद में यह शांत हो जाता है। नंबर 2 है बेहोश या अनकॉन्शियस माइंड। बेहोशी अजागृत अवस्था के समय
माइंड की यह अवस्था होती है। जैसे बचपन में किसी दिन की घटना की जानकारी शरीर के किसी भाग में गहरी चोट लगने से बेहोश हो जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सिर्फ ब्रेन में ही मन का वास नहीं और ना ही सिर्फ ब्रेन से मन पैदा होता है। नंबर 3 है अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से पुरानी मेमोरी भरी नहीं रहती है। पुराने समय से भरी जानकारी अवचेतन मन में जमा रहती है, जिसे चेतन मन में लाया जा सकता है। जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं अवचेतन मन से ही करते हैं। इसी का उपयोग कर उसको काबू कर हम जो कुछ सीखते हैं, निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन में जो बुराइयों की परतें जमी रहती हैं, जैसे पुराने निगेटिव विचार, घृणा, क्रोध, लोभ, विकारों को नष्ट करते हैं तो कई दुखों से मुक्ति मिलती है। फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव मन जाता है। अवचेतन पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सैकड़ों युद्ध में जीत से ज़्यादा बड़ी जीत मन की जीत होती है। जब कोई बच्चा साइकिल या बड़ा व्यक्ति कार चलाना सीखता है, लगातार कोशिश से गिरते पड़ते सीख जाते हैं। जब सीख जाते हैं तो कोई भय नहीं रहता। रास्ते में उबड़ खाबड़, राहगीर, मोड़ आदि का पूरा ध्यान रखते हैं। जब पहली बार कोई काम शुरू करते हैं, कोई मुश्किलें आती हैं तो कोई हार मान लेता है और बैठ जाता है, जबकि दूसरा हार नहीं मानकर अवचेतन मन का प्रयोग कर बार बार कोशिश करता है और सफलता हासिल कर ही लेता है। इसी दौरान अवचेतन मन ने चेतन मन को संदेश दिया कि मुझे यह काम करना ही है। हमारे अंदर स्ट्रांग फीलिंग आई कि मुझे यह काम करना ही है तो धीरे धीरे हो जाता है। तथागत कहते हैं कि तुम वही हो जाते जैसा सोचते हो। अवचेतन मन को काबू करने के लिए ध्यान साधना का प्रयोग सर्वोत्तम है। हमारा अवचेतन मन पानी के जहाज की तरह होता है और चेतन मन कैप्टन की तरह होता है। कैप्टन जहाज को जिस तरफ चाहे ले जा सकता है। जहाज कैप्टन से यह कभी नहीं बोलेगा कि आज मुझे कहाँ ले जा रहे हो। यह कैप्टन के डिसीजन पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हमें चेतन मन द्वारा अवचेतन मन को जगाना होता है, उस पर काबू करना होता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन उससे करने के लिए कहता है, लेकिन गलत दिशा की ओर आकर्षित कभी नहीं होता। मन उधर ही जाता है जिधर जाने में सुख है, और यह हमने ही बता रखा है, जिसकी उसको शिक्षा दे रखी है। जब मन को यही शिक्षा मिली हुई हो कि किसी को सुधारने के लिए क्रोध जरूरी है और धन दौलत हासिल करने से ही संपूर्ण सुख शांति मिलती है, ऐसो आराम ही जिंदगी है, फिर मन भी इन दिशाओं की ओर भागेगा। इसलिए मन के गहरे संस्कारों, जमा हुए विकारों को हटाना पड़ेगा। हम यदि झूठी बातों को महत्व देंगे तो मन उन्हीं की को महत्व देगा। कबीरदास जी कहते हैं, पहले तो मन कागा था करता जीवन घात, अब मनवा हंसा भया मोती चुन चुन खात। अर्थात पहले तो मन कौवे जैसा था, गंदी चीजें खाकर खुद के जीवन को नष्ट कर रहा था, लेकिन अब हंस की तरह हो गया है, मोती चुन चुन कर खाता है, गंदगी की ओर बिल्कुल नहीं जाता। कितनी ही गंदगी पड़ी हो, मन मेरा उधर जाता ही नहीं है। इसलिए जो मोती चुन चुन कर खाए, अर्थात साधना में सजग होकर जो पाप कर्मों से दूर रहे और कुशल कर्मों की ओर मुड़े, तो जीवन में दुखों से मुक्ति हो सकती है। साथियों, आज का विषय यही समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।